हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। सो फाइनली हम लोग अब क्या करेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट जो है जेमिनल हैलाइड और विशनल डाइहाइलाइड, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और देखो जो भी ये पॉइंट्स दिख रहे होंगे ना, सारा का सारा मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है। जितने ट्रेंड्स थे, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने सारा का सारा लिखा है। जितने रिएक्शन थे सबको मैंने इंक्लूड कर दिया है। सो इस लेक्चर के बाद तुम्हारा मैक्सिमम मानो मोर देन 90% तुम्हारा हेलो एल्केन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बस एक बार एनसीईआरटी से रीड मार सकते हो, और वैसे चाहो तो एनसीईआरटी बुक को ले लो, अपने सामने खोल लो और पढ़ो मेरे साथ में, तो वो भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो जेमिनल हैलाइड्स, विशनल हैलाइड्स, ये होता क्या है? जब दो हैलोजन एटम सेम कार्बन पे होते हैं तो उसको बोलते हैं जेमिनल हैलाइड्स। ठीक है। और वही जो हैलोजन एटम होंगे वो अलग अलग अगर कार्बन पे होंगे तो उसको बोलते हैं विशनल हैलाइड्स। ठीक है। ये देखो CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I क्या है? ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है। ये नीट में 2021 में क्वेश्चन आया था। ठीक है। ये अनयूजुअल प्रॉपर्टी शो करता है। CH3Cl का ज्यादा होता है CH3F से, बाकी CH3Br और CH3I अपने ऑर्डर में सही है। ठीक है। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ एल्कोहल का, तो देखो 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये होता है ऑर्डर। देखो अल्कोहल से जब एल्काइल कोलाइड बनाना होता है ना, सो तुम क्या कर सकते हो, HCl ZnCl2 के साथ रिएक्ट कर सकते हो। सो ZnCl2 होता है वो बस 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल के लिए जरूरत होता है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो वहाँ पे ZnCl2 का जरूरत नहीं होगा, ध्यान रखना। बस 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल में ही ZnCl2 का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। एल्काइल कोलाइड बनाने के लिए 3 डिग्री में हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है। बात करते हैं देखो यहाँ पे एल्कोहल का। एल्कोहल को जब तुम सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सो वहाँ पे एल्काइल ब्रोमाइड, सोडियम बाइसल्फेट और वाटर बनता है। यहाँ लिखा हुआ एल्कोहल प्लस फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड, तो जो ट्राई एक्स होगा ना, ट्राईहेलाइड जो होगा वो क्लोरीन और ब्रोमीन का होगा। सो यहाँ पे एल्काइल हेलाइड बन जाएगा प्लस H3PO3 बन जाता है। अगर एल्कोहल को तुम PCl5 के साथ रिएक्ट करोगे तो वहाँ पे क्या RCl POCl3 प्लस HCl बनता है। ध्यान रखोगे सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट्स है। जब तुम अल्कोहल को रिएक्ट करोगे रेड फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में, तो वहाँ पे एल्काइल हैलाइड बनता है, और जो वो तुमको एक्स है यानी कि हैलाइड है ना, वो तुमको ब्रोमाइड होगा या फिर आयोडाइड होगा। और अल्कोहल से अगर तुम SOCl2 को रिएक्ट करोगे तो वहाँ पे RCl प्लस SO2 प्लस HCl बनता है। देखो इसमें जो SO2 प्लस HCl होता है ना, वो एस्केपेबल होता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो एल्काइल क्लोराइड बनता है वो प्योरेस्ट होता है, सबसे प्योर होता है, क्योंकि इसका जो इम्प्योरिटी था SO2 और HCl, ये तो स्केप कर जाता है, ये तो गैस है। ठीक है, स्केप कर जाता है। अगर तुम कांस्टेंट बॉइलिंग करोगे HBr का 48% का, सो वो यूज किया था एल्काइल ब्रोमाइड यूज बनाने में। ठीक है ना। एल्काइल ब्रोमाइड बनाना अगर है ना, सो वहाँ पे क्या करो, तुम कांस्टेंट बॉइलिंग करो HBr के साथ 48%, तो वहाँ पे तुमको एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। अगर एल्कोहल को तुम सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ 95% H3PO4, तो वहाँ पे जो एल्काइल आयोडाइड बनता है वो गुड एल्ड में बनता है। ठीक है। अगर क्लोरीन इन यूवी लाइट और हीट करोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्या होता है कि यहाँ पे क्लोरीन आके अटैच हो जाता है। ठीक है ना, याद रखना ये सब हेलोजिनेशन रिएक्शन। अगर देखो, अगर तुम इथीन में अगर ब्रोमीन डालोगे इन CCl4, तो वहाँ क्या होता है कि 1,2 डाइब्रोमो इथेन या फिर विशनल डाइब्रोमाइड बनेगा, ये कलरलेस होता है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, देखो ब्रोमीन के पास अपना रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ऑरेंज कलर होता है। जब उसको हम लोग CCl4 के साथ रिएक्ट करके हम लोग यहाँ इसको रिएक्टेंट में लेते हैं इथिन को, और डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे जो रेडिश ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का, वो डिस्चार्ज हो जाता है। सो जब रेडिश ब्राउन कलर जो डिस्चार्ज होता है, सो उससे हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे पक्का कोई ना कोई डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा, यानी कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है। सो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 टू एन एल्कीन रिजल्टिंग इन डिस्चार्जिंग ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, और इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। फिंकरस्टीन रिएक्शन में होता क्या है कि इसमें जब एल्काइल आयोडाइड बनाया जाता है तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या होता है, देखो जब एल्काइल हैलाइड का तुम यूज करोगे और सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करोगे, तो वहाँ पे क्या होता है, ड्राई एसीटोन लोगे तो वहाँ पे एल्काइल आयोडाइड बनेगा और सोडियम हैलाइड बनता है। और ये जो सोडियम हैलाइड होता है वो ड्राई एसीटोन के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है। और ये जो एक्स है एल्काइल हैलाइड में, ये Cl और Br का फॉर्मेशन करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन में होगा कि तुमको जो CH3Br के साथ में जब तुम सिल्वर फ्लोराइड को रिएक्ट करोगे तो वहाँ पे क्या बनता है, मिथाइल फ्लोराइड बनेगा और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। ठीक है। और ये जो सिल्वर फ्लोराइड है ना, इसके जगह पे तुम मेटालिक फ्लोराइड्स में तुम
Ag2F2 भी ले सकते हो, COF2 भी ले सकते हो, एंटीमोनी ट्राइफ्लोराइड भी ले सकते हो, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, तो ये कैसे होता है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें होता है क्या, देखो टॉलिन को जब तुम X2 के साथ रिएक्ट करोगे, हैलाइड के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ Fe और डार्क कंडीशन में, सो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन में आकर के वो हैलोजन अटैच हो जाता है, और हम लोग दोनों का इजीली सेपरेट कर सकते हैं। क्यों क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, डेट्स पर हम लोग इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। वही रिएक्शन जो होता है आयोडीन के साथ वो रिवर्सिबल होता है नेचर में, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब आयोडीनेशन जब रिएक्शन करते हैं, सो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग HNO3 और HiO4 का यूज करते हैं, ताकि वो जो रिएक्शन में HI फॉर्म होता है उसको ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है। और जो फ्लोरो कंपाउंड होता है उसको हम लोग इसके थ्रू हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन बहुत ज़्यादा हाई होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। बात करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन की। सो देखो यहाँ पे एनिलीन को जब तुम सोडियम नाइट्राइड प्लस HX में 273 से 278 केल्विन में हीट करोगे, सो यहाँ पे डाइजेनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, डाइजेनियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। और इसको जब तुम क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्ट करोगे, और ये जो हैलाइड होगा वो Cl और Br होगा, सो यहाँ पे क्या होता है, हेलो बेंजीन बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन आके अटैच होगा और यहाँ नाइट्रोजन गैस का लिबरेशन हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट का, ठीक है। देखो जब अगर तुम डाइजोनियम सॉल्ट में तुम पोटेशियम आयोडाइड को डालोगे ना, सो यहाँ पे तुमको क्यूप्रस हैलाइड का जरूरत नहीं है, तुम्हारा डायरेक्ट आयोडाइजेशन हो जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। यही लिखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजेनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड एंड इज डन सिंपली बाय सेकिंग द डाइजेनियम सॉल्ट विथ Ki। एल्काइल हैलाइड का बात करेंगे तो एल्काइल हैलाइड जनरली तुमको कलरलेस होता है प्योर स्टेट में, लेकिन जो ब्रोमाइड होता है और आयोडाइड होता है ना, वो जब एक्सपोज होता है लाइट के प्रेजेंस में, तो वहाँ पे वो कलर जनरेट कर देता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड का बात करेंगे तो उसका सीक्वेंस होता है RI, RBr, RCl, RF। इसका रीजन क्या होता है, देखो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है और साथ ही साथ मोलिकुलर मास बढ़ता है, और जब मोलिकुलर मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो वहाँ पे वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और डेट्स वाई क्या होता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है, ये रीजन उसका। और अब बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है पारा आइसोमर का, वो हायर क्यों होता है ऑर्थो आइसोमर और मेटा आइसोमर से। तो देखो क्या होता है कि जो सिमेट्री होता है ना पारा आइसोमर का, जो क्रिस्टल लैटिस में फिट होता है, वो बेटर होता है विथ रिस्पेक्ट टू तुमको ऑर्थो और मेटा आइसोमर। डेट्स वाइज जो मेल्टिंग पॉइंट होता है पारा आइसोमर का, किसी का भी वो ज़्यादा होता है। सो यहाँ वही लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पे ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे है, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, फिर ऑर्थो का बारे, फिर मेटा का बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट दोनों सबसे कम होता है। सो मैंने ये बता दिया दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। अब देखो, अब ये यहाँ पे 10.5 तुमको एग्जाम्पल में क्वेश्चन है कि जो हेलो एल्केन होता है ना, वो रिएक्ट करता है जब पोटेशियम साइनाइड से, सो वो एल्काइल साइनाइड बनाता है एज अ मेन प्रोडक्ट, लेकिन जब सिल्वर साइनाइड से वो रिएक्ट करता है तो आइसोसाइनाइड बनाता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सो रीजन इसका ये होता है कि जो केसियन होता है वो प्रीडोमिनेटली तुमको आयनिक होता है, और रिएक्शन में तुमको साइनाइड प्रोवाइड करता है, और जो साइनाइड होगा ना उसमें क्या होता है कि C-N होता है। सो वहाँ पे क्या होगा कि जब हेलो एल्केन रिएक्ट करेगा, सो वो साइनाइड के कार्बन से रिएक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है जब एल्काइल और साइनाइड के C से, सो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। डेट्स वाई क्या होता है कि जो वो अटैक होता है वो कार्बन एटम पे होता है, नाइट्रोजन एटम पे नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो सिल्वर साइनाइड था AgCN, वो मेनली तुमको कोवेलेंट होता है नेचर में, ठीक है, और उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो फ्री होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने में, इसीलिए वो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है एज अ मेन प्रोडक्ट। सो यही लिखा हुआ है कि KCN प्रीडोमिनेटली आयनिक होता है, प्रोवाइड करता है साइनाइड आयन इन द सॉल्यूशन, और जो अटैक होता है वो टेक्स प्लेस थ्रू कार्बन एटम एंड नॉट थ्रू नाइट्रोजन एटम, सिंस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है। However, silver cyanide is mainly covalent in nature and nitrogen is free to donate electron pair forming isocyanate as main product, ठीक है, मैंने इसे समझा दिया अच्छे से। अब बात करते हैं हेलो एरिन्स का। तो हेलो एरिन्स जो होता है ना वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स का। सो यहाँ होता क्या है कि जो एल्काइल हैलाइड होता है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ कंपाउंड बनाता है और हैलाइड आयन को रिलीज कर देता है। अब इसमें होता क्या है, देखो जैसे यहाँ एल्काइल हैलाइड है और ये जो C-N है, ये कहाँ से है, ये जो पोटेशियम साइनाइड है ये आयनिक होता है। ये जब आयनिक होता है तो ये C जो होगा, ये कार्बन उजाला कंपाउंड, ये एल्काइल के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है एल्काइल का और ये जो कार्बन है साइनाइड का, ये दोनों ज़्यादा स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू अगर RNC बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। डेट्स वाई यहाँ पे नाइट्राइल और साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे AgCN का,
सो ये कोवेलेंट है, और कोवेलेंट होता है तो नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव होता है यहाँ पे लोन पेयर होता है वो डोनेट कर सकता है आराम से। दैट्स वाई ये करता है नाइट्रोजन एल्काइल के साथ रिएक्ट करता है और आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है या आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह सिमिलरली क्या होता है, जब एल्काइल हैलाइड को तुम KNO2 में जब रिएक्ट करोगे सो वहाँ देखो RONO बनता है एल्काइल नाइट्राइड, लेकिन जब सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करोगे इसको AgNO2 के साथ में तो यहाँ पे क्या बनता है RONO2 बनता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। SN1 का ऑर्डर का हम लोग बात करते हैं तो इसका ऑर्डर होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, हिंड्रेंस नहीं चाहिए, SN2 को हिंड्रेंस नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर। SN1 में क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है ना, ये ऑर्डर फॉलो करता है SN1, और SN2 के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये फॉलो होगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड का। सो एल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, फिर एल्काइल क्लोराइड और फिर एल्काइल फ्लोराइड। इनैंसियोमर क्या होता है, देखो जो ऐसे स्टेडियमर जो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, जैसे कि तुम अपने दोनों हथेली को एक दूसरे के ऊपर रखो वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे, या फिर तुम एक चप्पल के ऊपर दूसरा चप्पल रखो वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे। ठीक है, सो ऐसे स्टेडिया आइसोमर जो रिलेटेड होंगे ईच अदर से लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे उसको बोलते हैं मिरर, उसको बोलते हैं इनैंसियोमर। ठीक है, और इनैंसियोमर में कुछ कुछ आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होता है, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट बराबर होगा, बॉइलिंग पॉइंट बराबर होगा, सेम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, बस वो डिफर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन की जिसमें R प्लस Mgx- होता है। सो यहाँ देखो जो R और Mg होता है ना, कार्बन Mg, ये मतलब हाईली पोलर होगा और कोवेलेंट होता है, और वही जो Mgx होता है वो क्या होता है एसेंशियली तुमको आयनिक कंपाउंड होता है। अगर तुम ग्रिग्नार्ड रीजन को तुम वाटर, अल्कोहल और एमाइन के साथ रिएक्ट करते हो ना सो वहाँ हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ लिया है कि ग्रिग्नार्ड रीजन को जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एल्केन बन रहा है। ठीक है, और MgOH का होल X ये तुमको बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब अगले पेज पे आते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे जब क्लोरोबेंजीन को तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड और 623 केल्विन पे जब रिएक्ट कर रहा है 300 एटमॉस्फेयर में सो यहाँ पे फिनॉल बन रहा है। ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पे क्या किया, नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोड्यूस किया। अब जैसे से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है देखो इसका टेम्परेचर घट गया, 443 368 हो गया, और यहाँ पे वार्म करने से हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना इसका रिएक्टिविटी बढ़ा देता है। ठीक है, सो यहाँ देखो एक नाइट्रो से तुमको 443, 2 नाइट्रो से 368 और 3 नाइट्रो पे बस वार्म करने पे हो गया काम। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। देखो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है वो सारा का सारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब हेलोजिनेशन में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन में अगर तुम क्लोरीन ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 सो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तुमको क्लोरीन आके ऐड हो जाता है, और जो पैरा वाला होता है तुमको वो मेजर होता है। नाइट्रेशन में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन को जब तुम HNO3 और कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हो सो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तुमको नाइट्रो ग्रुप आके अटैच होता है, और जो पैरा पोजीशन पे तुमको नाइट्रो आएगा अटैच होगा वो तुमको मेजर प्रोडक्ट देता है। सल्फोनेशन का बात करोगे तो यहाँ भी क्लोरोबेंजीन में जब तुम कॉन्क H2SO4 डालोगे हीट करोगे सो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तुमको SO3H आके ऐड होता है, और पैरा वाला जो होगा वो तुमको मेजर होगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जब तुम क्लोरोबेंजीन को तुम मिथाइल क्लोराइड या फिर एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 सो वहाँ भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तुमको CH3 अटैच हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे CH3CO अटैच होगा। ठीक है ना, एसिटोफेनॉल। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो पैरा पे जो पोजीशन पे जो भी होगा वो ज़्यादा तुमको स्टेबल होता है। ठीक है, मेजर होता है। बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की। सो देखो दो एल्काइल हैलाइड को जब तुम सोडियम इन ड्राई ईथर रिएक्ट करोगे सो वहाँ पे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है और सोडियम हैलाइड निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ देखा यहाँ पे क्या होता है कि इवन नंबर में बनेगा। ठीक है, कार्बन। वुड्स फीडिंग रिएक्शन में क्या होता है कि जब एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को रिएक्ट करते हो सोडियम ड्राई ईथर में सो वहाँ पे एल्काइल एरिन बनता है, ध्यान रखना। फीडिंग रिएक्शन में क्या होता है कि जब एराइल हैलाइड को दो एराइल हैलाइड को जब तुम सोडियम इन ड्राई ईथर रिएक्ट करते हो तो डाइफेनाइल का फॉर्मेशन होता है और सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। देखो CH2Cl2 जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट इन पेंट रिमूवर। ठीक है, एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं हम लोग पेंट रिमूवर में, और प्रोपेलेंट एज इन एरोसोल इसको हम लोग यूज करते हैं प्रोसेस सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, और ये जो होता है वो हार्म करता है ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। बात करते हैं क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरोफॉर्म का हम लोग यूज करते हैं फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22 बनाने में, और जो ये क्लोरोफॉर्म है अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, टच में आता है सो ये क्या होता है और वहाँ लाइट हुआ तो ये फॉस्जिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, टॉक्सिक गैस होता है COCl2 + HCl।
आयोडोफॉर्म जो होता है उसको अर्लियर हम लोग यूज करते थे एज एंटीसेप्टिक, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्शनल स्मेल हम लोगों ने उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ जो CCl4 है इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर और यूज करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में। फ्रियोन्स क्या होता है, देखो फ्रियोन्स क्या होता है कि जो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड होता है मीथेन का और इथेन का, उसको कलेक्टिवली हम लोग फ्रियोन्स बोलते हैं। और ये एक्सट्रीमली स्टेबल होगा, अनरिएक्टिव होगा, नॉन टॉक्सिक होगा और इजिली लिक्विफाइड गैस होता है। और देखो फ्रियॉन 12 जो होता है डाइफ्लोरोकार्बन जो होता है उसको हम लोग मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, जब तुम CCl4 को रिएक्ट करोगे स्वार्ट्ज रिएक्शन में, सो फ्रियन 12 बनता है। सो फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।